Hello everyone, welcome to my channel. Today we will be discussing certain concepts about ecological pyramid. So in last class we discussed about meaning of trophic levels. In the last class we discussed about meaning of trophic level. Right. Then we also talked about food chain and also talked about food web and certain basics about this ecological pyramid also. So today in a detailed manner we will be discussing this ecological pyramid. So what is meant by ecological pyramid? Ecological pyramid is nothing but a graphical representation. Ecological pyramid is a graphical representation or diagrammatic representation of the interdependencies between various species in the on the basis of either number or on the basis of biomass or on the basis of energy. So let's start with ecological pyramid based on numbers. See, here what is my numbers? Here numbers means uh, here one has to count each and every individual of each and every species at particular ट्रॉपिक लेवल. लाइक अगर हम ट्रॉपिक लेवल 1 की बात करेंगे तो हमने बात की थी कि ट्रॉपिक लेवल 1 में ऐसे स्पीसीज को हमने रखा है जो सन एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं, राइट. तो ऐसे सारे स्पीसीज को हमने ट्रॉपिक लेवल 1 पे रखा है. तो ठीक है, तो जितने भी इंडिविजुअल होंगे जैसे ट्री है, ग्रास है, ठीक है, तो जितने भी इंडिविजुअल होंगे ट्रीज के या ग्रास के, जितने भी इंडिविजुअल होंगे सबको हम काउंट करेंगे और उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे. हाँ, दिस इज जैसे यहाँ आप देख सकते हो ये ग्रास है, जैसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम आप देख रहे हैं. तो दिस इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जिसको हमने पी से डिनोट किया है. ये प्रोड्यूसर जिसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं फूड को बाय यूजिंग सन एनर्जी. जैसे मैंने इक्वेशन आपको बताया था, ये ग्लूकोज है प्लस दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, then plus water is also taken up by the plant, then this is the solar energy. This is not glucose, carbon dioxide H2O, this is not there, right. तो यहाँ ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, इसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा. इस फॉर्म में बायोमास का प्रोडक्शन मतलब प्लांट टिश्यूज का प्रोडक्शन ये प्रोड्यूसर्स करते हैं बाय यूजिंग सोलार एनर्जी. ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर्स, तो इसको सारे सबको हमने क्या रखा है? इस लेवल पे रखा है क्योंकि यहाँ से ही ग्रेजिंग फूड चेन की शुरुआत होती है, क्योंकि ये फाउंडेशन है. ऑन दिस फाउंडेशन अदर स्पीसीज आर डिपेंडेंट फॉर द पर्पज ऑफ फूड एंड एनर्जी. तो इसके ऊपर ये ग्रास होपर्स है, ठीक है, ये दीज आर द ग्रास होपर्स. सो वी आल्सो काउंट द इंडिविजुअल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन दीज प्रोड्यूसर्स. तो इसको भी हम काउंट करेंगे. एक्चुअली क्या करेंगे, हम एरिया लेंगे और पर्टिकुलर, जैसे कि ईयर का पकड़ लो कि पर्टिकुलर ईयर में, जैसे कि एक साल में इस पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल्स थे इस प्रोड्यूसर्स के, उसको हम यहाँ डालेंगे. फिर हर्बीवोर्स के कितने इंडिविजुअल्स थे उसको हम ऐसा यहाँ रखेंगे. फिर ग्रास होपर्स को खाने वाले कितने फ्रॉक्स थे उसको भी हम काउंट करेंगे. तो ये सब करने के बाद जब हमारा जो ग्राफ आता है वो ऐसे अपराइट आता है, मतलब यहाँ से लेकर ऊपर तक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर डिक्रीजिंग, राइट. जैसे यहाँ प्रोड्यूसर की संख्या इन टर्म्स ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, CO1 इज ग्रेटर देन C2. ठीक है, ये देखो ये C2 ये कम है ना, ये फ्रॉक्स, और स्नेक्स उससे भी कम है, तो C2 इज ग्रेटर देन C3. और ये C4 है जिसको हम टॉप कॉर्निवर बोलते हैं, जैसे पीकॉक है, इसकी संख्या इस स्नेक से भी कम है, तो ये C4. तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा. मतलब एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल मतलब जैसे हम ट्रॉपिक ऐसे ऊपर जाएंगे तो जितने भी ट्रॉपिक लेवल चेंज हो रहे, जैसे ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है और फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल है. तो एज वी मूविंग अप सक्सेसिवली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल आर डिक्रीजिंग, राइट. और ये अगर हम पॉन्ड की बात करेंगे, शॉलो वाटर पॉन्ड, तो इसमें भी देखो ये स्नेल्स है, ये फिश है, ये लार्ज फिश एंड दिस इज पेलिकन जो फिश को खाता है. ठीक है, तो यहाँ भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच टॉपिक लेवल आर डिक्लाइनिंग, राइट. तो यहाँ भी दिस इज ग्रेटर, दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3. तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है डिक्रीज हो रहे हैं. ठीक है,
तो ये है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स। लेकिन इसके कुछ ऑफकोर्स इसके कुछ बेनिफिट्स है और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो अभी हम क्या करते हैं, ड्रॉबैक्स देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स के। देखो, वन ऑफ द वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर इज, जैसे आप देख पा रहे हो, जस्ट अ सेकंड, जैसे आप देख पा रहे हो, हमने देखा था ग्रासलैंड इकोसिस्टम में शैलो वाटर पॉन्ड में जो पिरामिड था वो अपराइट था। ठीक है, पिरामिड ऐसे अपराइट था, मतलब जैसे हम प्रोड्यूसर से लेकर ऊपर तक जब जाते थे हम, तो ये जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वर डिक्रीजिंग। बट यहाँ अगर हम एक पर्टिकुलर ट्री की बात करेंगे, ये है पर्टिकुलर ट्री, ठीक है, ये एक ही इंडिविजुअल है पर्टिकुलर स्पीसीज का, तो अगर इसको काउंट करेंगे तो दिस इज वन ओनली, राइट। लेकिन इसके ऊपर जो बर्ड्स है, लेट्स से दे आर 10, सी, और 5 कंसिडर कर सकते हैं, जैसे डायग्राम में लिखा है ये 5 है। तो इस बर्ड के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स भी रहेंगे, इंडो पैरासाइट्स रहेंगे या इंडो पैरासाइट्स मतलब जो बॉडी के अंदर रहेंगे, एक्टो मतलब बॉडी के ऊपर रहेंगे, स्किन के ऊपर रहेंगे, ये पैरासाइट्स है, हाइपर पैरासाइट। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पिरामिड जो है अपराइट नहीं है, अपराइट नहीं है मतलब एज वी मूविंग अप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर डिक्रीजिंग। लेकिन जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, वहाँ फाउंडेशन लेवल पे ज़्यादा इंडिविजुअल्स रहेंगे और जैसे हम ऊपर तक चले जाएंगे तब तक इंडिविजुअल की संख्या कम होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स डजंट गिव ट्रू पिक्चर अबाउट द इकोसिस्टम। जैसे उसी ग्रासलैंड में अगर हम देखेंगे पर्टिकुलर ट्री को, तो उनका पिरामिड ऐसे इन्वर्टेड आएगा। और ये दूसरा वाला पिरामिड देखिए, इसमें ये प्रोड्यूसर्स है, ये हर्बीवोर्स है, और इसके ऊपर एक है, मतलब यहाँ भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर इंक्रीजिंग एंड देन एट टॉप लेवल इट इज डिक्रीजिंग। तो ये भी यहाँ इकोलॉजिकल पिरामिड, ये नाइदर अपराइट है नॉर inverted but it is spindle shaped. So this is one of the limitations of the ecological pyramid. What is another limitation? तो हम देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स का। व्हाट इज दैट लिमिटेशन? कि इट इज नॉट ऑलवेज अपराइट, इट मे बी इन्वर्टेड और इट मे बी स्पिंडल शेप्ड बेस्ड ऑन इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम का ट्रू पिक्चर ये नहीं दे रहा है, सारे इकोसिस्टम का ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा है, ठीक है, बिकॉज सर्टन पिरामिड्स है इन्वर्टेड और स्पिंडल। पहले एडवांटेजेस देखते हैं हम इसका, फिर बाद में लिमिटेशन देखते हैं। एडवांटेजेस का ये सिंपल है, इट्स इजी टू काउंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच टॉपिक लेवल, राइट। इसको वजह से इसको सिंपल पिरामिड बोला जाता है। सेकंड है, इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं बिटवीन द सीजन, कि यार समर सीजन में इतने इंडिविजुअल्स थे, विंटर सीजन में इतने इंडिविजुअल्स थे, ऐसा हम सीजन के बीच में भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट advantage of this ecological pyramid of number is number of specific species can be too great to measure accurately। मतलब सारे इंडिविजुअल्स को हम काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम अगर लेंगे तो वहाँ जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स है, मतलब जो भी प्रोड्यूसर्स हो, इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल के रहेंगे, उसको शायद हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो उसका हमें ट्रू पिक्चर नहीं मिलेगा। इवन ग्रासलैंड में लेंगे तो ग्रासलैंड में भी हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल ग्रासेस को काउंट नहीं करेंगे, या इंडिविजुअल बर्ड्स को हम काउंट कर पाएंगे, ना इंडिविजुअल पैरासाइट्स को काउंट कर पाएंगे, ना इंडिविजुअल हाइपर पैरासाइट्स को काउंट कर पाएंगे। इसकी वजह से हमें ट्रू पिक्चर जो है पर्टिकुलर इकोसिस्टम का नहीं मिलेगा। ट्रू पिक्चर नहीं मिलेगा मतलब हमें स्पेशीज का पॉपुलेशन क्या है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडिविजुअल मेंबर को अगर हम काउंट करेंगे तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। और सेकंड लिमिटेशन है इसका, इट डजंट टेक इनटू अकाउंट जुवेनाइल्स, मतलब इमेच्योर इंडिविजुअल्स है या जुवेनाइल इंडिविजुअल्स है, जो डायरेक्टली फूड चेन में खुद से जो है फूड का कंज्यूम नहीं कर रहे, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो इसे भी ये काउंट नहीं करता। दिस इज सेकंड लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन इज वी कांट, इट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू काउंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ that particular species at that particular trophic level. Secondly, juveniles and immature forms of these species are not taken into consideration. Thirdly, size is also not taken into consideration, right? Size को भी काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे एलिफेंट, ठीक है, और रैबिट, दोनों की साइज अलग अलग है ना, तो इसको काउंट नहीं किया जा रहा, बस दोनों को उसका नंबर ही लिया जा रहा है, दिस इज वन, दिस इज वन, दैट्स इट, दिस इज इक्वल टू 2। लेकिन इसका मास अलग है, इसका बायोमास अलग है। या जब हमने ट्री की बात की, ट्री अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स है, लेकिन इसका बायोमास देखेंगे ट्री का, वो काफी ज्यादा है कंपेयर विद द बर्ड्स, राइट। तो इसको भी ये कंसिडर नहीं करता है। तो दिस इज थर्ड लिमिटेशन। और फोर्थ लिमिटेशन हमने तो ऑलरेडी देखा है कि द पिरामिड इज नॉट ऑलवेज अपराइट, इट कैन बी इन्वर्टेड और इट कैन बी स्पिंडल शेप्ड।
or shape could be of any type, and that shape varies with respect to वेरिएशन ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो इस इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स को ओवरकम करने के लिए इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास को कंसीडर किया जाता है। तो आई थिंक मैंने बताया नहीं आपको, तो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है इसका कंसेप्ट दिया जाता है बाय इल्टन, चार्ल्स इल्टन। चार्ल्स इल्टन नाम के इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया है। इसकी वजह से इस इकोलॉजिकल पिरामिड को इल्टोनियन पिरामिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इल्टन, चार्ल्स इल्टन ने ये 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना दी थी टू कंपेयर द वेरियस स्पीशीज डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, राइट। हाँ, तो अभी हम देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास। जैसे हमने देखा था इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स के बहुत सारे लिमिटेशन, जैसे साइज को हम काउंट नहीं करते, तो उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए चार्ल्स हिल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास दिया। इसका मतलब यहाँ क्या किया जाएगा, इंडिविजुअल्स के वेट को, इंडिविजुअल्स का जो वेट है, उसका बायोमास है, उसको काउंट वेट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा कि वो कितना किलोग्राम है पर मीटर स्क्वायर पर एरिया। ठीक है, ये काउंट किया जाएगा, और ये ड्राई वेट रहेगा, उसमें अगर कोई वाटर का कंपोनेंट होगा तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसका ड्राई वेट काउंट किया जाएगा। मैं आने वाली स्लाइड में बताऊंगा आपको क्यों ड्राई वेट को ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो मैं तो अभी बता देता हूँ, सुन लीजिए ड्राई वेट को क्यों काउंट किया जाता है। फर्स्ट रीजन होता है वाटर इज नॉट ऑर्गेनिक कंपोनेंट, वाटर इज नॉट ऑर्गेनिक कंपोनेंट, क्योंकि जब प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके जब ऑर्गेनिक मास प्रोड्यूस करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, एंड वाटर जो होता है वो जो कैटलिस्ट होता है एज वेल एज बाय प्रोडक्ट होता है, वो कोर आउटपुट नहीं होता है किसी भी प्रोसेस का। ठीक है, मतलब वो कोर गोल नहीं होता है, वो जस्ट बाय प्रोडक्ट होगा या कैटलिस्ट होगा। एंड वाटर इज ऑल्सो नॉट ऑर्गेनिक, राइट। तो यहाँ हम ऑर्गेनिक बायोमास को मेजर करने वाले हैं, तो वाटर इज नॉट ऑर्गेनिक, दैट्स वी कांट टेक इनटू मेजरमेंट। एंड सेकंड रीजन इज water is very variable, even in the day, in morning time as well as in the night time or in the afternoon time, season to season वाटर की क्वांटिटी भी वेरी करती है। तो वाटर इसके वजह से इफ यू काउंट मेजर वाटर आल्सो, इट डजंट गिव अ ट्रू पिक्चर अबाउट बायोमास अक्यूमुलेटेड इन द प्लांट और इन द एनिमल। ठीक है, इसकी वजह से फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोसिस्टम हम क्या करते हैं, उसके वाटर को हम काउंट नहीं करते, तो सिर्फ ड्राई वेट को हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे, जो प्रोड्यूसर्स है ग्रास, तो इसके इंडिविजुअल स्पीसीज को क्या वेट किया जाएगा, जैसे कि ये 1000 kg है, तो इसके ऊपर जो डिपेंडेंट है हर्बी हो, जैसे डीर है, रैबिट है, तो इसको भी काउंट किया जाएगा, ये 1000 kg है। ठीक है, फिर उल्फ को काउंट करो, उल्फ पे जितने भी स्पीसीज है जो इनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो 10 kg है। तो अगर हम ऐसा देखेंगे ओवरऑल, अगर हम रेशो देखेंगे, ओवरऑल रेशो देखेंगे, तो ये रेशो ऐसे आएगा कि एज वी मूव अप फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टॉप कार्निवर, वेट गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट प्रोड्यूसर लेवल आर मच मोर, दैट्स व्हाई देयर वेट इज आल्सो मोर। ठीक है, एंड हर्बीवोर की संख्या कम होती है, तो उनका वेट अगर हम देखेंगे तो उसका वेट कम होते रहता है एज वी मूव अप अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम प्रोड्यूसर लेवल टू द टॉप कार्निवर लेवल। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लिमिटेशन और द लिमिटेशन ऑफ दिस पिरामिड इज this pyramid is not always upright, sometimes pyramid is also inverted। जैसे ये देखो, ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम, बायो एक्वेटिक, जैसे हम फाइटोप्लैंक्टन की हमने बात की, फाइटोप्लैंक्टन मतलब ऐसे प्रोड्यूसर्स जो ड्रिफ्ट करते हैं अलोंग दी मूवमेंट ऑफ दी और मोशन ऑफ द वाटर, इनको क्या बोलते हैं, प्लांक्टन बोलते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन आर नथिंग बट प्लांट कंपोनेंट ऑफ दोज ड्रिफ्टर स्पेसीज जो है, जो वाटर के मोशन के साथ मूव करते हैं, उनके प्लांट कंपोनेंट को फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। जैसे डायाटम, ये एक फाइटोप्लैंक्टन है, मतलब ये अलगी है। अदर टाइप इज डायनोफ्लैजेलेट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स ये फाइटोप्लैंक्टन है। थर्ड अगर हम देखेंगे तो कोकोलिथोफोर, ठीक है, इनके फाइटोप्लैंक्टन है। तो अगर हम इनको काउंट करेंगे तो इनका वेट कम रहेगा कंपेयर विद दी जू प्लांक्टन विच आर डिपेंडेंट ऑन इट। जैसे जू प्लांक्टन, जैसे मैंने बताया क्रीली जू प्लांक्टन,
मतलब it eats phytoplankton या small crustaceans, ठीक है, या certain larvae stage of this various insects और वेरियस क्रस्टेशियन स्पीसीज, ठीक है, ये फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर डिपेंड है। तो जू प्लैंक्टन के ऊपर डिपेंड करेंगे स्मॉल फिशेस के ऊपर डिपेंडेंट बाय लार्ज फिशेस। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन का वेट कम आएगा, जू प्लैंक्टन का उससे ज़्यादा आएगा, स्मॉल फिशेस का उससे ज़्यादा आएगा और लार्ज फिशेस का उससे भी। तो यहाँ जो पिरामिड है वो अपराइट नहीं है, तो इन्वर्ट क्यों ऐसा है, इसके बहुत पहला रीज़न है कि फाइटोप्लैंक्टन की लाइफ साइकिल होती है 4 to 5 डेज, ठीक है, लेकिन जू प्लैंक्टन की लाइफ जो टर्म होता है, लाइफ साइकिल होती है वो मोर देन दैट होती है, मतलब 15 डेज पकड़ लो या 1 मंथ पकड़ लो, मोर देन दैट पकड़ लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ जनरेशन इट कैन ईट, जू प्लैंक्टन ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल कैन ईट नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ द प्लैंक्टन। तो यहाँ बायोमास एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन यहाँ जो है बायोमास कंज्यूम किया जा रहा है। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम the weight of this phytoplankton in the aquatic ecosystem is lesser than the weight of the zooplankton, because these phytoplanktons are consumed at a exponential rate by this zooplankton, which are further eaten up by these small fishes। लेकिन इसका प्रोडक्शन जो है उतने हाई स्पीड से नहीं होता, क्योंकि दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक, they are limited by the oxygen in the water, then about various factors like nutrient, तो उसके ऊपर बहुत सारे limitations होते हैं। तो उसका rate of production is not exponential as compared to rate of consumption। तो at any given point of time इसका जो weight है फाइटोप्लैंक्टन का कम रहेगा, ज़ूप्लैंक्टन का ज़्यादा रहेगा, स्मॉल फिशेस का उससे भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि स्मॉल फिशेस विल मोर नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ द ज़ूप्लैंक्टन देन स्मॉल फिशेस, राइट। तो इसकी वजह से ये जो पिरामिड रहेगा क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इशू तो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास ने ऑलरेडी ओवरकम किया, कौन सा वाला, कि वेट वाला, ठीक है, जो लिमिटेशन था पिरामिड ऑफ नंबर्स का, उसको ओवरकम करके दिस इज हाउ इट ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, इट ओनली यूजेस सैंपल्स फ्रॉम पॉपुलेशन, मतलब इट डजंट आल्सो वेट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज, राइट। तो ये फिर सैंपल को ही काउंट करता है, सैंपल से फिर हम क्या करते हैं, एस्टिमेट डालते हैं कि हाँ, कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतने सैंपल का हमने काउंट किया, तो पूरे एरिया का अगर हम एस्टिमेट निकालेंगे तो इतना वेट आएगा। तो ये एस्टिमेशन बेस्ड कैलकुलेशन होता है, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया, तो यहाँ एस्टिमेशन निकाला जाता है, तो इट डजंट गिव अ ट्रू पिक्चर, दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन और डिसएडवांटेज। सेकंड इज टाइम ऑफ द ईयर दैट बायोमास इज मेजर्ड इन्फ्लुएंसेस रिजल्ट, तो जिस कौन से समय पे हम वेट मेजरमेंट करते हैं वेट का, तो वो भी वैरी करेगा ईयर वाइज, समर में हम काउंट करेंगे या विंटर में काउंट करेंगे, उससे भी वैरी करेगा। फिर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम साइज डू नॉट नेसेसरीली हैव द सेम एनर्जी कंटेंट, जैसे कि ऑर्गेनिज्म अलग अलग साइज के रहेंगे, लेकिन सबका एनर्जी कंटेंट सेम नहीं रहेगा, दैट इज थर्ड लिमिटेशन, ठीक है। और फोर्थ और लिमिटेशन हम देखेंगे, इन्वर्टेड पिरामिड्स में रिजल्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स विद हाई टर्नओवर रेट। जैसे मैंने बताया आपको कि फाइटोप्लैंक्टन का वेट अगर हम देखेंगे वो कम रहेगा कंपेयर विद ज़ूप्लैंक्टन विच आर डिपेंडेंट ऑन दी फाइटोप्लैंक्टन। तो दीज आर द 4 डिसएडवांटेजेस और द लिमिटेशंस ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास, दैट्स व्हाई इट आल्सो डजंट गिव प्रॉपर पिक्चर अबाउट इकोसिस्टम। तो ये है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इसको ओवरकम करने के लिए चार्ल्स इल्टन ने एक नया इकोलॉजिकल पिरामिड देते हैं, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दिस पिरामिड ओवरकम्स द लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर एज वेल एज बायोमास। हाउ? बिकॉज this pyramid is always upright, this pyramid is always upright and it also complies with thermodynamic law. What thermodynamic law says? First law of thermodynamics says uh, energy neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. तो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी कंप्लाइज विद दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कंप्लाई करता है, ठीक है। इसके साथ ये कंप्लाई करेगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, वो बोलता है कि इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म 80 to 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये दो जो थर्मोडायनामिक लॉज है, ये दोनों थर्मोडायनामिक लॉज को क्या करता है, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी
कंप्लाई करता है। इसके वजह से इस इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी को बेस्ट पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन माना जाता है कंपेयर विथ इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास। जैसे यहाँ देखो 10,000 किलो कैलोरी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स बाय यूजिंग सोलर। जैसे दिस इज द सन, ये सन है, ठीक है, दिस इज द सन। दिस प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट, phytoplankton, all green species, they are using this sun energy to produce carbohydrate। then ये जो भी कार्बोहाइड्रेट रहेगा इसको कंज्यूम किया जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, लेकिन ओनली 1000 किलो कैलोरी ही अवेलेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि 90% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोड्यूसर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये 80-90% कहाँ जाएगा? जैसे यहाँ लिखा है, सी, जैसे कि 10 यूनिट्स अगर इस पर्टिकुलर प्लांट ने अगर प्रोड्यूस किया है बाय यूजिंग सन एनर्जी, तो उसमें से 2 यूनिट्स चले जाएंगे खुद के लिए, प्लांट के खुद के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि प्लांट भी तो रेस्पिरेशन करेगा, जो भी बायोमास अक्यूमुलेट कर रहा है उसको भी तो यूज करेगा फॉर मीटिंग इट्स ओन टू परफॉर्म इट्स ओन फंक्शंस, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है, या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। तो उसमें मतलब सम ऑफ द एनर्जी विल बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। 2 उसमें लॉस हो गए तो बचे 8, ठीक है, ये यूज्ड हो गए। फिर उसमें से कुछ उसमें स्टोर हो गए, कुछ पास्ट हो गए, मतलब कुछ इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट चले जाएंगे। जैसे 2 अगर वेस्ट के फॉर्म में चले गए तो अभी बचे 6, ठीक है, तो 6 है, तो बचे, तो 6 अभी अवेलेबल है किसके पास? प्लांट को। तो अगर इसका अगर हम देखेंगे तो 10 था, अगर हम इसको कैलोरी में निकालेंगे तो उसका 10% ही अवेलेबल रहेगा प्राइमरी कंज्यूमर के। तो यहाँ भी वाइल ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, इसमें भी 80-90% लॉस्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यू फिक्स्ड यूज्ड पास्ट एंड स्टोर, तो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। तो जब हम ऊपर तक व्हेन वी मूव अप इन दिस पिरामिड फ्रॉम प्रोड्यूसर लेवल टू द टॉप कॉर्नर लेवल, वी सी दैट एनर्जी कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग, राइट। यहाँ देखो ये एनर्जी 10,000 किलो कैलोरी था, यहाँ 1000 किलो कैलोरी अवेलेबल है, यहाँ 100 किलो कैलोरी अवेलेबल है, यहाँ 10 किलो। तो एज वी मूव अप the energy component is decreasing। this is what said by first and second law of thermodynamics। तो ये कंप्लीट पर, अब यहाँ साइज का कोई इशू नहीं है, नंबर का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम कोई भी इकोसिस्टम ले लो, एक्वाटिक इकोसिस्टम ले लो, ट्री इकोसिस्टम ले लो, ग्रासलैंड ले लो, फॉरेस्ट ले लो, ईच एंड एवरी इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम ले लो, pyramid of energy will always be upright because energy will always goes on decreasing as we move up across the trophic level from producer to the top corner, ठीक है। तो ये है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कुछ प्रिंसिपल्स बताना चाहूंगा ये एनर्जी सिस्टम की, जो इकोसिस्टम होता है उसका एनर्जी का क्या फंडा होता है उसमें। तो 4 प्रिंसिपल्स है दिस एनर्जी के। फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है जैसे कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है, मतलब सन से एनर्जी इज टेकन अप बाय द प्लांट्स, देन इट इज टेकन अप बाय द हर्बीवोर्स, देन इट इज टेकन अप बाय द कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स। तो एनर्जी इज नॉट गोइंग बैक टू द सन अगेन, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। सेकंड चीज मैंने बताया, एज वी मूव अप अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल एनर्जी कंटेंट इज डिक्रीजिंग। जैसे कि मैंने बताया कि 80-90% क्या होगी, एनर्जी डिक्लाइन होगी एट ईच ट्रॉपिक लेवल एज वी मूव अप। सेकंड प्रिंसिपल है, ठीक है। तो एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है उसके, ये आप ध्यान रखो, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली विल बी हेल्पिंग यू टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स एज वेल एज प्रीलिम्स क्वेश्चन। स्पेसिफिकली आपको ये कंपैरिजन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द प्रिंसिपल्स विच आर बिहाइंड दिस इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है रिगार्डिंग इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स। अभी हम इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी को भी क्या असेस करते हैं। अगर एडवांटेजेस अगर हम देखेंगे, इसका कोई इन्वर्टेड पिरामिड नहीं रहेगा, इट विल ऑलवेज बी अपराइट, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। सेकंड इज इट शोज एक्चुअल एनर्जी ट्रांसफर्ड एंड अलाउज फॉर रेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन कैन यू कंपेयर डिफरेंट इकोसिस्टम बेस्ड ऑन रिलेटिव एनर्जी फ्लोज, मतलब अलग अलग इकोसिस्टम को हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड हो गया, मैंग्रोव इकोसिस्टम हो गया, या देयर इज अ कोरल रीफ इकोसिस्टम।
तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्पीशीज कंपोजिशन एंड एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टॉप। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है इसके। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस, इट इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टू कलेक्ट एनर्जी डेटा, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन ओवर टाइम। तो हम ये थोड़ा डिफिकल्टी जाती है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। सेकंड इज प्रॉब्लम ऑलवेज एग्जिस्ट इन असाइनिंग स्पीशीज टू स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल। मतलब कभी कभी क्या होता है, एक स्पीशीज दो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे रहेगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दी स्पैरो। ठीक है, ये हर्बीवोर भी है और कार्निवोर भी है। कैसे? हर्बीवोर है व्हेन इट ईट्स सीड्स, व्हेन इट्स फ्रूट्स, एंड इट्स कार्निवोर व्हेन इट ईट्स इंसेक्ट्स। तो ये सेम स्पेसीज, सेम स्पैरो, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी इट इज आइदर कार्निवोर और इट इज हर्बीवोर। तो ये दो अलग अलग टॉपिक लेवल्स पे है। तो इसका भी हमें ट्रू पिक्चर नहीं मिलेगा कि उसको हम कहाँ काउंट करें। ये लिमिटेशन है बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, that couldn't be solved even by the ecological pyramid of energy, right? So this is one of the limitations of all the pyramids. ठीक है, द सेकंड लिमिटेशन अगर हम देखेंगे तो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ, जो भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, जितने भी पिरामिड्स है, दे डजंट टेक, वो क्या करेंगे, दैट डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन दी सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स की काउंट नहीं करते। इसकी जर्नी ग्रास से चालू होगी, प्रोड्यूसर से चालू होगी। लेकिन जो डेड प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिक मैटर है, उसके ऊपर जो डेट्रीवोर्स है, बैक्टीरिया, फंगी, वल्चर्स, ठीक है, ये ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी है, ये इनको काउंट नहीं करते। तो दिस इज सेकंड लिमिटेशन ऑफ एंटायर इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एज वेल एज एनर्जी। अभी हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स का यूटिलिटी देखते हैं। फर्स्ट यूटिलिटी है कि बायो अक्यूमुलेशन। थ्रू दिस इकोलॉजिकल पिरामिड वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट कंसेप्ट ऑफ बायो अक्यूमुलेशन। मतलब बायो अक्यूमुलेशन नथिंग बट व्हेन बायोटिक एज वेल एज, हाँ, तो when biotic and living elements such as plants, animals and microorganisms take up chemical fertilizer, heavy metal, medical drugs, etc. and don't process it, don't excrete it। जब वो पर्टिकुलर एलिमेंट पोल्यूटेंट अगर वो लेंगे, plant, animal or other microorganism, if they don't process it and don't excrete it, accumulation of such a chemical takes place in their cells। तो इसको बोलते हैं बायो accumulation of the elements, nutrients or pollutants in their plant and animal tissues is called bioaccumulation। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी जान लो बायो अक्यूमुलेशन मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहा है प्रोड्यूसर्स में या हर्बीवोर्स में, कंज्यूमर्स में। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें, अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स अगर स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो केमिकल्स ऑन ये वही है जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जिसका बायो अक्यूमुलेशन हो रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी अगर हमें पता चलेगा कि प्रोड्यूसर लेवल पे कौन से स्पीसीज है, हर्बीवोर्स पे कौन सी स्पीसीज है, या कंज्यूमर लेवल पे कौन सी स्पीसीज है, अगर हमें ये पता चलेगा, उसकी डिपेंडेंसी अगर हमें पता चलेगी कि फूड के लिए कौन सा स्पीसीज कौन से स्पीसीज के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो शायद हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम कर सकते हैं। हमें पता चलेगा, जैसे प्रोजेक्ट चित्ता एक था इंडिया में, जिसके थ्रू चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था कुनो पालपुर नेशनल पार्क में, जो अफ्रीका से लाए गए थे चीता। तो ये चीता को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमने जाना था कि चीता का फूड क्या है, उसका प्रे बेस क्या है, उसके लिए हैबिटेट क्या रहेगा। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें पता, इसकी थी अंडरस्टैंडिंग हमें पता थी, क्योंकि वी न्यू द इकोलॉजिकल पिरामिड इन द ऑफ द ग्रासलैंड के इकोलॉजिकल पिरामिड की हमें जानकारी थी कि वहाँ स्पेसीज कौन से रहते हैं। जैसे चीता रहता है, वहाँ कौन से चीता के प्रे रहते हैं, फिर चीता के लिए, उसके मूवमेंट के लिए कैसे हैबिटेट होना चाहिए। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें थी। तो उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमने कुल्लू पालपुर नेशनल पार्क में हमने चेंजेस लाए थे। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग का फायदा होगा। फिर वी कैन क्रिएट सच ए इकोसिस्टम इन और स्पेस। जैसे हमारे स्पेस प्रोग्राम से, जैसे गगनयान हो गया, या मून के ऊपर हम कुछ, वी आर नॉट ओनली इंडिया बट अदर कंट्रीज ऑल्सो, they are trying to settle human beings on other planets to deal with eventualities or any emergencies which might be the situation on earth sometimes in future, right? तो इसको अवॉइड करने के लिए हम ऐसे इकोलॉजिकल पिरामिड, मतलब एक बायोस्फीयर हम बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया था बायोस्फीयर 2, बायोस 1, बायोस 2, बायोस 3 मेरे फर्स्ट क्लास में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे देख लेना अच्छे से। इससे आपको पता चलेगा कि वाई बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल पिरामिड्स अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर योर फ्यूचर स्पेस एक्सपीडिशंस, ठीक है। तो इसका मैं लिंक डाल दूंगा, उसे आप देख लेना। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पता चलेगा हमें, जैसे मैंने स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात की थी, कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम की बात की थी, ये भी फर्स्ट आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा, उसको आप इस्तेमाल करें। बायोमैग्निफिकेशन वी विल डिस्कस दिस। इसका लिमिटेशन मैंने बताया था, ये जो है डेट्रिटस फूड चेन को इकोलॉजिकल पिरामिड्स काउंट नहीं करता, एज वेल एज अलग स्पेसीज जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में, जैसे मैंने स्पैरो का एग्जांपल दिया था, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द। सेकंड एग्जांपल आप इसका दे सकते हो, उल्फ का, ठीक है। उल्फ का भी यही है, उल्फ या अदर सच ए स्मॉल कार्निवोर, दे समटाइम्स दे आर हर्बीवोर्स आल्सो, दे ईट सीड्स फ्रूट्स एंड ऑल, ठीक है। तो आपने स्टोरी देखी होंगी, दो स्टोरी लाइक उल्फ आल्सो ईट्स ग्रेप्स एंड राइट। तो ये हर्बीवोर भी है एंड कार्निवोर भी है, ठीक है। तो यही था आज का सेशन। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी का सक्सेशन, जैसे प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी, व्हाट इज मीन बाय पायोनियर कम्युनिटी, फिर उसके सीरियल स्टेजेस क्या होते हैं, रिवर्स सक्सेशन क्या होता है, ठीक है। ये सारे चीज़ों का डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आज के सेशन के रिगार्डिंग आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय सेशन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल for getting immediate updates about videos which I will be uploading in the next couple of days. Thank you. See you in the next session. Have a great day.